कैसा लग रहा है? 3 करोड़ 10 लाख रुपए महीना, कितने लोगों को नींद आने वाली है आज की नहीं आने वाली? सो गए तो दिक्कत हो जाएगी। आज रात भर बैठ के कैलकुलेशंस करिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से आप लोगों को बहुत सारा स्टडी करने के बाद आप लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि रियल इस्टेट को आप एज अ करियर ले सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब खुद होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने रियल इस्टेट को करियर लिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, 1999 में मैंने इंजीनियरिंग किया, 25 साल हो गए, उसके बावजूद मैंने रियल इस्टेट को एज अ करियर लिया। वो बात अलग है कि हम लोग अब ट्रेनिंग फील्ड में आ गए हैं और मैं इंसान हूँ। और इसी करियर के बदौलत मैं इंसान बना और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो लोग जनरली 40-45 साल की उम्र में अटेंड करते हैं वो हमने 25, 26, 30 साल की उम्र में अटेंड कर लिया था। ये आप भी कर सकते हैं। मेरा अब आपसे एक ही सवाल है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियल इस्टेट को सच में एज अ करियर ऑलरेडी अपना चुके हैं? हाथ ऊपर। ओके, क्या आप अपने परफॉर्मेंस से खुश हैं? वेरी गुड। सब आप इंसान हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए, मैंने अभी जैसे राजकुमार सर ने बोला था कि उनके साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, काम क्यों नहीं होता, सक्सेस क्यों नहीं मिलता? व्हाट इज द रीजन कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन हो गया और एक आम इंसान, हम और आप बेस्ट बैट्समैन नहीं बन पाते हैं। हम में से कई लोगों ने करियर एज अ करियर क्रिकेट को चुनने की कोशिश की होगी लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्या कारण है? लैक ऑफ नॉलेज, दैट्स ऑल। और उसके बाद प्लानिंग आएगा, उसके बाद एक्शन। सबसे बेसिक चीज है कि नॉलेज होना जरूरी है। तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को बैटिंग से रिलेटेड जो नॉलेज था ना या है ना, वो एक आम इंसान में नहीं है। जो भी उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है वो उसके रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, जैसे कोहली ने भी उसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज किस चीज का? नॉलेज प्रोडक्ट का, नॉलेज सेल्स का। सेल्स का नॉलेज आप में से कितने लोगों के पास है? किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है? कोई डिप्लोमा, डिग्री विग्री? डिप्लोमा है आपके पास सेल्स का? कहां से किया भाई बताइए? कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? क्या नाम है आपकी डिग्री का? कंपनी से नहीं। मैं बोलता हूं, देखो, आप किसी भी बिना डिग्री के इंसान के पास अपने हार्ट का इलाज कराने जाओगे क्या? तबियत दिखाने जाओगे क्या? बिना डिग्री के किसी इंसान के पास आप अकाउंट्स दोगे क्या? बिना डिग्री के इंसान के पास आप जाके कोर्ट में लड़ने के लिए उसको खड़ा करोगे क्या? बिना डिग्री के किसी भी इंसान के पास आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजोगे क्या? फिर सेल्स कैसे कर रहे हो बिना डिग्री के? फिर सर्टिफिकेट कैसे कर रहे हो बिना डिग्री के? फिर मुंगेरी लाल के सपने क्यों देख रहे हो 3 करोड़ के? है क्या? सबका अपना अपना एक्सपीरियंस ही उनका डिग्री है। अब जिसका जितना एक्सपीरियंस उतनी उसकी डिग्री, बराबर। यही कारण है कि रियल इस्टेट को करियर चुनने के बाद भी सक्सेस रेशियो कम है। तो दोस्तों एक फोकट का एडवाइस देके जा रहा हूं बिना मांगे, अपने आप को सेल्स स्किल्स में पारंगत करिए और जितना ज्यादा पारंगत करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना फास्ट सक्सेस मिलेगा। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट के नॉलेज से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपके पास सेल्स का नॉलेज भी होना चाहिए। आप में से जो कोई भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपने सेल्स की कला को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सेल्स के स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, आप राजा सिंह जी से या राजकुमार मोटवानी सर से मिल के उनको ये अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। हम लोग मिल के आप लोगों के लिए उसका भी एक प्रोग्राम रखेंगे
जिससे कि आपको फास्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो। ठीक है, अब मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ नागपुर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नागपुर में रहते हैं, सॉरी नागपुर में पिछले 15 साल से रहते हैं? आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप किसी और शहर में पैदा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि नागपुर बहुत ज्यादा पैसा देने वाला भूमि बन गया है आज की डेट में। आज हमको नागपुर के विसिनिटी में रियल इस्टेट का काम करते हुए तकरीबन 20 साल, 2004, 2005, 20 इयर्स। और जैसा कि मैंने बताया कि इंसान बना उसी वजह से है। तो ये 20 साल हमने नागपुर के रियल इस्टेट में काम करके अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा नाम, सम्मान सब कमाया। और यही कारण है कि आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं। दोस्तों, आप मेरे से भी ज्यादा लकी हैं, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था 2004 में, तब कुछ नहीं था। VCA स्टेडियम, आपको मालूम है VCA स्टेडियम कहाँ बना है? जामटा में। क्या रेट है वहां पे? 2200-2400, बराबर है। हम जब वहां काम करते थे 2004, 5, 6 में क्या रेट था सर? 280, 300, 120 से शुरुआत हुई। तो आज जब आप उस स्टेडियम में जाते हो ना, तो बड़ा सा रास्ता है। उस जमाने में छोटा सा रास्ता हुआ करता था और एक पेड़ हुआ करता था जो ऐसा टेढ़ा था। जब भी गाड़ी मोड़ते थे ना, तो टकराने की उसमें टेंशन रहती थी कि ये ना हो। तो जब हम लोग कस्टमर को वहां लेके जाते थे दिखाने के लिए, तो उनको बोलते थे कि यहाँ एक भव्य VCA स्टेडियम आने वाला है और वो इतना बड़ा होने वाला है कि सिर्फ पार्किंग के लिए 4 एकड़ जमीन लगेगी। तो लोग बोलते थे पागल हो गए, कुछ भी बोलता है, ये बेवकूफ बना के पैसा कमाने की, सिर्फ अपना कमीशन के चक्कर में हमको यहाँ पे जमीन चिपकाना चाहता है। आज क्या है? आज 20 साल, आज मेरे ख्याल से वो स्टेडियम बन के भी 10-12 साल हो चुके हैं। 2011 में वो स्टेडियम बन गया। तो जो लोग होशियार थे उन्होंने हमारे पे विश्वास किया, जो ज्यादा के होशियार थे उन्होंने हमारे पे हंसी की। तो आज क्या हो गया? आज 280 का 2400 रुपए हो गया। तो दोस्तों, अब जो सिचुएशन है, उस समय VCA स्टेडियम नहीं था, उस समय मिहान नहीं था, आज दिख रहा है। हम बोलते थे कि एम्स आएगा, आज आ गया है। उस समय हम बोलते थे कि आईएम्स आएगा, आज आ गया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में, आने वाले 3 साल में सच में अगर आप 3 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नागपुर की भूमि को छोड़ के मत जाओ। नागपुर के रियल एस्टेट बिजनेस को अपने तन, मन और धन से काम करो। आप 100% 3 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब आने वाले नागपुर में क्या होने वाला है? समृद्धि हाईवे का नाम सुना? क्यों बनाओ? हमारे देश का कमर्शियल कैपिटल कौन सा है? मुंबई है। मुंबई से जो जो जुड़ा समृद्ध हो गया। सबसे पहले कौन जुड़ा? पुणे, समृद्ध हो गया। जब वो एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना था ना, उसके पहले पुणे कुछ और था, उसके बाद पुणे कुछ और बन गया। दूसरा कौन जुड़ा? पुणे के बाद कौन जुड़ा? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां से कहां पहुंच गया? अहमदाबाद मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे बनने के पहले वो अहमदाबाद कुछ और था, उसके बाद कुछ और हो गया। तीसरा कौन जुड़ा? मुंबई से इंदौर। आज से 15 साल पहले इंदौर क्या था और आज क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके बाद इंदौर के बाद कौन जुड़ रहा है? नागपुर। आने वाले 10 सालों में मुंबई से जुड़ने के, आज थोड़ा सा स्लो है। क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल जो है वो अभी बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। आने वाले 3 साल में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वो ऑपरेशनल हो जाएगा। आज मिहान नागपुर में क्यों बना है? अच्छा, नहीं, मिहान का फुल फॉर्म क्या है? कितने लोगों को नहीं मालूम है? सच सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बताओ किसको नहीं मालूम है, हाथ खड़ा करो। नहीं मालूम था, बाकी के लोग झूठ मत बोलो।
आपने हाथ नहीं उठाया, बताइए मिहान का फुल फॉर्म क्या है? मैडम एक तो बताओ, नहीं तो हाथ ऊपर करो। मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट नागपुर। अब ये मल्टी मॉडल क्या होता है? ये जानना बहुत जरूरी है। नागपुर क्यों प्रॉस्पर करने वाला है? क्योंकि मिहान है। मिहान क्या है नहीं मालूम। एम फॉर मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब क्या? 3 मॉडल है, रेलवेज, एयरवेज एंड रोडवेज। ठीक है। रोड में अगर आप देखोगे तो मुंबई कलकत्ता वाला जो नेशनल हाईवे नंबर 6 है और कन्याकुमारी टू न्यू दिल्ली NH 44 है। 6 नहीं, अभी 4 हो गया, 44 हो गया। ये दोनों नेशनल हाईवे का संगम कहां पे हो रहा है? वैरायटी स्क्वायर पे। ये बात मालूम है आप लोगों को? साउथ ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे का संगम कहां पे हो रहा है? नागपुर रेलवे स्टेशन पे। डायमंड क्रॉसिंग सुनते हैं ना अपन? मोती बाग। डायमंड क्रॉसिंग है, मोती बाग इकलौता है इंडिया में जो कि लिटरली इस तरीके का है, प्लस है, जो बीच में एक डायमंड दिखता है। ठीक है। और एयरवेज में अगर देखा जाए तो अगर आप नागपुर से दिल्ली जाते हो तो 1 घंटा 10 मिनट, नागपुर से मुंबई जाते हो तो 1 घंटा 10 मिनट, कलकत्ता जाते हो तो 1 घंटा 20 मिनट, और अगर चेन्नई जाते हो तो 1 घंटा 10 मिनट फ्लाइट से। बराबर है? गए क्या आप में से किसी ने? चारों जगह गए क्या? नहीं गए। 3 करोड़ कमाएंगे तो जाना शुरू करें। उसी तरीके से अगर आप नागपुर से लंदन पहुंचोगे तो 9 घंटा, नागपुर से टोक्यो पहुंचोगे तो 9 घंटा, नागपुर से मेलबर्न पहुंचोगे तो 9 घंटा 11 घंटा, और नागपुर से जोहान्सबर्ग जाओगे तो भी 9 घंटा। तो पूरे विश्व के, ग्लोब के चेहरे पे भी अगर देखा जाए तो हम सेंटर में आ गए। और आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे नागपुर के एयर स्पेस मतलब समझते हैं? जो एयरप्लेन जो एक जगह यूज करता है, नागपुर के ऊपर से कितने प्लेन्स जाते हैं? आइडिया है आप लोगों को? 480 फ्लाइट्स ऊपर से जाती है। उतरने वाली नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ क्रॉस करके 24 घंटे के साइकिल में 468 अब बढ़ गए हैं, जो मैंने लास्ट किया था दैट वाज 468 फ्लाइट्स जो नागपुर के एयर स्पेस को यूज करके आगे जाती है। अगर झूठ लगे तो आज रात को 1-1:30 बजे के आसपास बिना मारे देख लेना, ऊपर देखना, आपको एट अ टाइम मिनिमम 2 से 3 आपको एयरक्राफ्ट दिखेंगे, सब ब्लिंक होते हुए। ठीक है। मिहान बनने का आइडिया ही ये है कि उसमें से 10% जो ऊपर से जा रहे हैं, उसमें से 10% फ्लाइट्स भी अगर नागपुर में उतर जाती है, मतलब कितनी? 45 से 50। अगर नागपुर में उतरती है तो नागपुर का ग्रोथ किस लेवल पे जाएगा? आज कितनी है फ्लाइट्स रोज की? 12-15 होंगी। सुबह 5-6, शाम को 5-6, दोपहर को 2-4, 20 होंगी। अगर 50 फ्लाइट्स, वो भी इंटरनेशनल, अगर यहाँ पे उतरती है तो हमारे नागपुर को बेनिफिट होगा कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग आएंगे कि नहीं? लोग आएंगे तो जमीन चाहिए कि नहीं? तो ये जहां डेवलपमेंट है वहां लोग है, और जहां लोग है वहां पे जमीन की जरूरत है। लेकिन अब वो एयरप्लेन वाले बोलेंगे मैं काय के लिए उतरू रे वहां? ऐसा क्या है तुम्हारे खास नागपुर में? मैं तो डायरेक्ट जा रहा हूँ ना, मैं मेलबर्न से उड़ा लंदन डायरेक्ट जा रहा हूँ, काय के लिए तुम्हारे नागपुर में उतरू? क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण ये है, ये सब मालूम है क्या आपको? ये बताने के काम आएगा, आपको अपने क्लाइंट्स को बताने के काम आएगा। इंटरेस्ट डेवलप होता है, कैसा भी इंटरेस्ट, मजा आ रहा है ना सुनने में? तो प्लेन जो होता है ना, एयरक्राफ्ट जो होता है ना, उसमें 2 सेक्शन होता है। एक होता है जिसमें कार्गो होता है, और दूसरा सेक्शन होता है जहां पे फ्यूल होता है, मतलब पेट्रोल जो लगता है। बराबर है? अब अगर मेलबर्न से कोई फ्लाइट उड़ेगा लंदन के लिए तो उसको लंदन तक का पेट्रोल भरना पड़ेगा,
मतलब लंदन तक का फ्यूल डालना पड़ेगा। अब अगर लंदन तक का फ्यूल डालना है तो कार्गो उतना ही डालना पड़ेगा ना जितना बचा हुआ जगह रहेगा, क्योंकि पहला तो फ्यूल जरूरत है। आ रही बात समझ में? अब मैं उसको बोलता हूँ, या नागपुर में उसने बोला, नागपुर को उसने बोला, या मिहान ने उसको बोला कि भाई तू आधा ही डाल फ्यूल, मतलब तेरा कार्गो ज्यादा आएगा। फ्यूल अगर कम डालेगा तो कार्गो बढ़ा सकता है कि नहीं? फ्यूल और कार्गो का वेट जो है वो रेशियो को मेंटेन करने के लिए फ्यूल को कम कर देगा, तो उतना वो गुड्स ज्यादा डाल देगा। तुम नागपुर में उतरो, मैं तुमको रिफ्यूल करता हूं, और फिर तुम लंदन में, तो इसमें उसका बेनिफिट है कि नहीं है? पहले अगर वो 100 यूनिट लेके जा रहा है विथ 100 यूनिट फ्यूल के, अब वो 50 यूनिट फ्यूल के साथ 150 यूनिट गुड्स लेके जा रहा है, यहाँ पे 50 का रिफ्यूल कर रहा है, तो उसको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? बराबर है कि नहीं? अब दूसरा फायदा, अब चूंकि इक्वी डिस्टेंस है मेलबर्न लंदन टोक्यो जोहान्सबर्ग, तो पहले जब आप मेलबर्न से उड़े थे सिर्फ लंदन का माल लेके उड़े थे। अब आपके पास ऑप्शन है, आप टोक्यो का भी उठा सकते हैं और जोहान्सबर्ग का भी उठा सकते हो, क्योंकि नागपुर में उसको छोड़ दो, आगे उसको दूसरा माल लेके आप चले जाओ। तो इसमें एयरलाइनर्स को फायदा है कि नहीं? तो अब वो अग्री कर रहे हैं कि यस, ये आइडिया आपका अच्छा है, हम नागपुर में उतरने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, समृद्धि हाईवे वही फ्यूल लाने के लिए बना। वो जो एयर फ्यूल है ना, जिसको हमने प्रॉमिस किया है कि हम रिफ्यूल करके देंगे मुंबई हाई से, मुंबई हाई मालूम है ना, जहाँ से फ्यूल बनता है, उस फ्यूल को 8 घंटे में नागपुर में पहुंचाने के लिए समृद्धि हाईवे बना। हमारे आपके लिए नहीं बना, हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए बना। इतना महंगा है, जाओ आपको समझ में आएगा। 1 रुपीज 72 पैसा पर किलोमीटर लगता अपने को अगर कार से गए तो। यहाँ से मुंबई जा रहा हो ना अगर समृद्धि हाईवे से, तो कम से कम 1000-1200 रुपये का तो टोली लग जाता। पेट्रोल डीजल तो छोड़ दो, वो तो अलग चीज लगा। तो समृद्धि हाईवे हमारे आपके लिए नहीं बना दोस्तों, हम लोग भले उसको यूज करते हैं, लेकिन वो जो टैंकर्स, बड़े बड़े टैंकर्स जो मुंबई से, मुंबई हाई से चलेंगे, फ्यूल को कैरी करके नागपुर आएंगे फॉर दी रिफ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कि इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट नागपुर में उतरने हैं। तो दोस्तों, ये एक पार्ट है, ये एक बहुत छोटा हिस्सा है जो कि ये प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में नागपुर का डेवलपमेंट बढ़ने वाला है। नागपुर, आपको मालूम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिनिमम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 लाख एम्प्लॉयमेंट आने वाला है। हमारे शहर की एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है, मालूम? हम मस्त आराम पसंद लोग, खर्रा खायचा, मस्त राहायचं। कोणाला म्हटलं की यार बा तू हे शिकून घे, ते शिकून घे, ना धावतो ना, झोपतो ना मी आता, तो बाहर से पब्लिक आनी ही है, क्योंकि हम लायक नहीं, ठीक है? क्योंकि वहां पे बोझा उठाना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे पोर्टर्स होते हैं ना, पोर्टर्स, सामान उठाना पड़ता है, निकाले उतरोगे तुमका सामान, फिर वो रीवा से, एमपी से लोग आएंगे और उनका एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर वो अपने भाई को बुलाएंगे, फिर अपने भतीजे को बुलाएंगे, फिर उनको घर चाहिए, फिर उनको जमीन चाहिए। तो इस तरीके से आने वाले समय में नागपुर का पॉपुलेशन भी बढ़ने वाला है, नागपुर की ज़मीन की कीमतें भी बढ़ने वाली है, नागपुर का डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होने वाला है। और इसका फायदा कौन उठाएगा? जो रियल एस्टेट को करियर बनाना चाहिए। और खास बात आपके कंपनी की ये है, जैसा कि मुझे मनीष सर ने बताया, राजकुमार जी ने बताया, राजा सिंह जी ने बताया, कि एक ही छत्र के नीचे सब कुछ है। प्लॉट्स है, फ्लैट्स है, शॉप्स है, फार्मलैंड्स है। ये जो धनवान बनाने वाली जो आपका जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और ये आने वाले समय में बहुत सक्सेस करने वाला है। जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि 50% इसमें, 10% उसमें, 15% उसमें, 20% उसमें। उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट में भी एक
पर्टिकुलर लेवल के लोग ही इन्वेस्ट करेंगे, हर कोई नहीं करेगा। आपका काम है वो आइडेंटिफाई करना और वहां पे कूदना। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक ही चीज लेके सबके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर नागपुर में हमारा खुद का सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉलेज चालू होने जा रहा है, इंस्टीट्यूट चालू होने जा रहा है। उसके ऊपर हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन 5 साल लगेगा उसको चालू होने के लिए। और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 2 या 3 यूनिवर्सिटीज भी चालू कर रहे हैं सेल्स से रिलेटेड, सिर्फ उनके लिए जो कि सच में सेल्स के प्रोफेशन में एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे हाथों में हैं। राजकुमार मोटवानी सर से हमने बहुत कुछ सीखा है, ये सीनियर है हमारे सेल्स के फील्ड में। 2001 में, 2002 में हमने ऑल ओवर इंडिया टूर किया। राजा सिंह जी ये भी मेरे सीनियर है, इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। और चूंकि हमारी उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था तो हमने उसमें एक्सपर्टीज ले ली, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन बन गया आज की डेट में कि आज हम सेल्स ट्रेनर। तो मैं आपको ये इन लोगों का नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये उस लेवल के हैं कि जो आपको सीखना है ना वो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब एक हर वक्त हमको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, हर वक्त हमको एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है कि जहाँ पे मैं अटक जाऊँ तो मुझे कोई संभाल ले। तो ये दोनों जो लोग हैं ये उस सक्षम है। आपको सिर्फ इच्छा आपकी होनी चाहिए कि मुझे 3 करोड़ पे पहुँचना है। और अब्दुल साहब ने जो हसीन सपना दिखाया है उसको जिसको पूरा भी करना चाहता है तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मनीष जी और सर के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन हुआ। ये लोग सेटल्ड है, ऐसा नहीं है कि चल 4 दोस्त मिलके एक कंपनी चालू कर दी और देखते रहे वो कब तक चलती है, वैसा वाला इनका कोई एटीट्यूड नहीं है। नागपुर में बहुत सालों से सेटल्ड है, एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे मुकाम पे जाने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप अच्छे हाथों में हो, अच्छे प्रोडक्ट के साथ हो, नागपुर में हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और नागपुर का जैसा कि सर ने बताया कि एंड यूजर्स आने वाले समय में सही तरीके से अगर आप अवेयर कराओगे और लोगों को अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे, उनका बेनिफिट उनको सही तरीके से बताओगे, तो आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ेगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां संतोष के लिए।